फिर आपको उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है, जिसके ऊपर राष्ट्रीय आय का चैप्टर पूरा का पूरा जो है बेस है उसके ऊपर, वो है आय का चक्रीय प्रवाह जो है क्या होता है। जब तक आपको आय का चक्रीय प्रवाह जो है समझ में नहीं आएगा, तब तक आप जो है आगे राष्ट्रीय आय का एक भी चीज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाली है। राष्ट्रीय आय का जो बेस है, जो पिलर है, वो आय का चक्रीय प्रवाह ही है। तो उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से आपको जो है समझना है कि आय का चक्रीय प्रवाह जो है क्या होता है। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं, वस्तु क्या होती है, ये सब तो जो है आप पढ़ ही लोगे, बट हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई उसके अंदर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वस्तु और सेवा। चलो देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई उपभोक्ता जो है वो कौन होता है। बिल्कुल बेसिक टर्म्स है जो कि इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ होती है। ये उपभोक्ता जो है ये कौन है। तो उपभोक्ता की अगर बात करें, कंज्यूमर की, तो उपभोक्ता जो है एक व्यक्ति है सबसे पहली बात तो, जो कि क्या करता है, जो कि अपनी नीड और अपनी वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए क्या करता है, अपनी नीड और अपनी वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज की क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज की जो है कंजम्पशन करता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो है उपभोग करता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, अभी से हो जाएगा आपको। तो क्यों करता है वो, अपनी नीड और गुड्स को कंज्यूम करने के बाद, हमने 11वीं क्लास के अंदर वीएसटी के अंदर भी पढ़ा था कि भाई जब हम जो है वस्तु और सेवाओं को उपभोग करते हैं तो उपभोग करने से हमको क्या मिलता है, उपभोग करने से जो है हमको मिलती है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन जिसको हम कहते हैं। अपनी नीड और वांट्स को पूरा करने का मिलता है, बदले में जो है इसको मिलती है संतुष्टि, या आप इसको जो है यूटिलिटी के नाम से भी आप इसको जो है जान सकते हो। और दूसरा जो था वो होता है उत्पादक। उत्पादक कौन होता है, उत्पादक जो है वो कौन होता है भाई, ये क्या करता है, वस्तु और सेवा का होता है। ठीक है, और उत्पादक क्या करता है, उत्पादक जो है वस्तु और सेवा को बनाता है, उत्पादक बनाता है और उपभोक्ता उसको जो है क्या करता है, उपभोक्ता उसको जो है यूज़ करता है। तो उत्पादक कौन है, ये भी एक व्यक्ति है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक व्यक्ति है जो कि क्या करता है, जो कि वस्तु का और सेवा का ये उत्पादन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये उत्पादन करता है। क्यों करता है ये उत्पादन, ये करता है लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से ये जो है वस्तु और सेवा का जो है उत्पादन करता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि भाई उपभोक्ता को जिस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है वो वहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो जाता है, संतुलन की अवस्था में हो जाता है, जहाँ पे भी इसको ये है मैक्सिमम मिल रही होती है, और जहाँ पे उत्पादक को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होता है ये वहाँ पे संतुलन में हो जाता है। बट हमारा मुद्दा ये नहीं है कि ये कहाँ पे संतुलन में होते हैं, हमारा मुद्दा ये है, यहाँ पे दोनों की बात चल रही है कि भाई वस्तु और सेवा की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वस्तु क्या होती है और सेवा क्या होती है, वस्तु और सेवा में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं जो होती हैं वो होती हैं भौतिक। भौतिक का मतलब क्या होता है, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं। जबकि जो सेवाएं होती हैं अभौतिक, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये मिस्टर इंडिया होती हैं। दूसरा, जो वस्तु होती है, वस्तुओं का हम जो है हस्तांतरण कर सकते हैं। हस्तांतरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, जबकि इसका हस्तांतरण पॉसिबल है, जबकि सेवाएं जो होती हैं उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता। वस्तुओं का हम संग्रहण भी कर सकते हैं। संग्रहण का मतलब क्या होता है, भंडारण। संग्रहण का मतलब क्या होता है, भंडारण, कलेक्शन करना। जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, हमने एक जगह इकट्ठी कर दी, तो वो क्या है, संग्रहण है। लेकिन जो चीज़ दिखी नहीं रही है उसका ना तो संग्रहण हो सकता है ना ही भंडारण हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, उपभोक्ता क्या करता है, उपभोक्ता करता है उपभोग, और उत्पादक क्या करता है, उत्पादक करता है उत्पादन। उपभोग क्या है, उपभोग एक क्रिया है जो उपभोक्ता द्वारा की जा रही है,
वस्तु और सेवा को उपभोग करना क्या कहलाता है? वस्तु और सेवा का यूज़ करना उपभोग कहलाता है, ये एक क्रिया है। और उत्पादक क्या कर रहा है? वस्तु और सेवा को जो बना रहा है वो उत्पादन कहलाता है। तो वस्तु में क्या होता है? वस्तु के अंदर जो है उपभोग और उत्पादन, उपभोग और उत्पादन इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन दोनों के बीच में जो है समय का अंतर होता है। समय का अंतर का मतलब क्या होता है? समय के अंतर का मतलब ये होता है कि भाई मान लो आपके पास बुक है टी.आर. जैन की, तो वो जो बुक है, ये मान लो आपके पास एक बुक है, ठीक है, तो ये बुक आपके पास डायरेक्ट नहीं आ गई है, पहले ये जो है मैन्युफैक्चरिंग हुई है, फिर होलसेलर के पास आई, फिर रिटेलर के पास आई, तब जाके कंज्यूमर ने यूज़ करी। मतलब जब से मैन्युफैक्चरिंग हुई है और जब से कंज्यूमर इसका यूज़ कर रहा है, इसके बीच में टाइम गैप है, इसके बीच में समय का अंतर है। लेकिन सेवा में ऐसा नहीं होता। सेवा के अंदर क्या होता है? ये इसका जो उपभोग है और जो उत्पादन है वो क्या होता है? उपभोग और उत्पादन जो है साथ साथ होता है। मतलब जब ये बन रही होती हैं तभी। अब आप क्या होगे जी ऐसा कैसे हो जाएगा? जैसे कि लाइक इसके एग्जांपल होते हैं, डॉक्टर है, एडवोकेट है, ठीक है, बार्बर है, ये सब क्या है? ये सब सेवाओं के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी सर्विसेज कितने बजे उत्पादित हो रही हैं? मेरी सर्विसेज उत्पादित हो रही हैं 8 से 9 बजे, ठीक है, 8 से 9 बजे मेरी सर्विस जो है उत्पादित हो रही है। तो साक्षी कह रही है कि मैं सर जी 10 बजे आऊँगी रात को, मेरे उत्पादन का टाइम क्या है? 8 से 9 बजे। लेकिन साक्षी कह रही है मैं तो सर जी 10 बजे आऊँगी, मेरे को ज़रूरी काम पड़ गया बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने इसको बोला कि भाई बात ऐसी है, घर जैसी है, मेरी सर्विस उस टाइम उत्पादित ही नहीं होगी। अगर ये रात के 10 बजे चाहे इसको सर्विस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। क्यों? उस टाइम उत्पादित ही नहीं हो रही है। इसको इसका जो उपभोग है कब करना पड़ेगा? इसको इसका जो उपभोग है 8 से 9 बजे ही करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर की दुकान शाम को 6 बजे से लेके 10 बजे तक खुलती है और मेरी तबीयत रात के 3 बजे ख़राब हो जाए तो मैं क्या उसकी सर्विस ले पाऊँगा? नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि उस टाइम उसकी सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। हम डॉक्टर की दुकान पे उसी टाइम जाते हैं जब डॉक्टर खुला हुआ होता है। भाई नाई की दुकान पे उसी टाइम जाते हैं जब नाई अपनी सर्विस दे रहा होता है। ऐसा तो नहीं है रात के 12 बजे जाके हम बाल कटवाने चले जाएंगे, नहीं, उस टाइम उसकी सर्विसेज प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। तो वस्तु और सेवा में बेसिकली ये अंतर पाया जाता है। ये 4 वर्ड मैंने अभी आपको बताए हैं, उपभोक्ता, उत्पादक, वस्तु और सेवा। ये उपभोक्ता, उत्पादक, वस्तु, सेवा बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। क्वेश्चन ये है कि ये हमने बकवास क्यों पढ़ी है जी? इसका तो ये तो हमें पता ही था, उपभोक्ता कौन है, उत्पादक कौन है। ये बकवास हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि हमारे मुद्दे का नाम है अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादित वस्तुओं के प्रकार। उत्पादित वस्तु के प्रकार। अर्थव्यवस्था में टोटल कितने तरीके की वस्तु जो है वो बनती है। हमारे टॉपिक का नाम ये है। अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी तरीके की वस्तु बनती है, चाहे वो कैसी भी हो, वो केवल दो ही तरीके की वस्तु होगी। या तो वो जो है अंतिम वस्तु होती है या वो जो है मध्यवर्ती वस्तु होती है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, या तो वो अंतिम की कैटेगरी के अंदर आती है या तो वो मध्यवर्ती की कैटेगरी के अंदर आती है। या तो वो होगी अंतिम या मध्यवर्ती। कौन सी वस्तु अंतिम होती है, कौन सी वस्तु मध्यवर्ती होती है, अभी हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। और ये जो अंतिम वस्तु होती है ये भी 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली जो होती है इसको हम कहते हैं अंतिम वस्तु, 2 तरीके की होती है। सबसे पहली जो होती है इसको हम कहते हैं उपभोक्ता वस्तु, या आप इसको जो है उपभोक्ता वस्तु के साथ साथ आप इसको जो है उपभोग वस्तु भी कह सकते हो, ठीक है। और दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं पूंजीगत वस्तु। ये होती है पूंजीगत वस्तु। आपको ये ध्यान रखना है कि जो उपभोक्ता वस्तु है, इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई इसको यूज़ कौन करेगा, इसका जो उपयोग है वो कौन करेगा। इसका उपयोग इसके नाम पे पता चल रहा है, इसका उपयोग जो है करेगा उपभोक्ता, तभी तो इसका नाम उपभोक्ता वस्तु है। और
पूंजी, आपको ये ध्यान रखना है कि पूंजीगत वस्तु का जो उपयोग है ये तो करता है उपभोक्ता, और ये कौन करता है, ये करता है उत्पादक, ये करता है उत्पादक, इसको उपभोक्ता यूज नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूंजीगत वस्तुओं का यूज उत्पादक करता है, क्योंकि इसको उपभोक्ता यूज करता है। तो आप इस वस्तु को जो है, आप इस वस्तु को जो है उपभोक्ता अंतिम वस्तु भी कह सकते हो, उपभोक्ता अंतिम वस्तु। और इसको आप, क्योंकि इसका यूज़ उत्पादक कर रहा है, तो आप इसको जो है उत्पादक अंतिम वस्तु भी कह सकते हो। उत्पादक अंतिम वस्तु, उसको उपभोक्ता कर रहा है तो वो उपभोक्ता अंतिम, और इसको उत्पादक कर रहा है तो उत्पादक अंतिम वस्तु। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी भी प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था, उसमें आपको यही नहीं पता कि पूंजीगत वस्तु का उपयोग कौन करता है। उसमें क्वेश्चन आया था कि शाम वाले पेपर के अंदर कि भाई क्या कहते हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, टिकाऊ उत्पादक वस्तु और गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु में अंतर क्या होता है, उसने ये पूछा था। तो अभी हम बात करते हैं उसके रिगार्डिंग। और ये जो उपभोक्ता वस्तु होती हैं, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि अंतिम वस्तु क्या होती है, ना ही मैंने अभी आपको ये बताया मध्यवर्ती क्या होती है। अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर का रफली आइडिया दे रहा हूँ कि भाई वस्तु जितनी भी तरीके की होगी, या तो वो अंतिम होगी या वो मध्यवर्ती होगी, ठीक है। और मैंने बोला जो अंतिम होती है वो भी दो तरीके की होगी, या तो उपभोक्ता होगी या पूंजीगत होगी। इसको यूज़ कौन करता है, उपभोक्ता। इसको यूज़ कौन करता है, इसको यूज़ करता है उत्पादक। क्योंकि इसको उपभोक्ता यूज़ करता है इसलिए इसको उपभोक्ता अंतिम वस्तु कहते हैं, और इसको उत्पादक करता है इसलिए इसको उत्पादक अंतिम वस्तु कहते हैं। पूंजीगत वस्तु का यूज़ कभी भी उपभोक्ता नहीं करता है, ये बात आपको जो है ध्यान में रखनी है। और इसका यूज़ कभी भी उत्पादक नहीं करता है। भाई अगर इसका यूज़ उत्पादक कर लेगा तो फिर इसको उपभोक्ता वस्तु थोड़ी ना बोलेंगे। और ये जो उपभोक्ता वस्तु होती है ये भी कई सारे टाइप्स होते हैं इसके, लाइक आप इसको जो है टिकाऊ वस्तु भी कह सकते हो, आप इसको जो है गैर टिकाऊ भी कह सकते हो, ठीक है। टिकाऊ वस्तु होती है, गैर टिकाऊ होती है। आप इसको, इसके अंदर जो है सेवाएं भी आती हैं, या इसके अंदर जो है एक होती है टिकाऊ, गैर टिकाऊ, एक होती है एकल उपयोग। इसमें कई सारे टाइप आते हैं। हाँ, अर्ध टिकाऊ लिख देते हैं हम, तो हम यहाँ पे जो है अर्ध टिकाऊ लिख देते हैं, अर्ध टिकाऊ, ठीक है। जो ये गैर टिकाऊ होती है इसी का ही नाम होता है एकल उपयोग। तो आपको ध्यान रखना है, ये गैर टिकाऊ को ही एकल उपयोग कहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में एकल उपयोग लिख के आ जाता है। तो ये सब क्या होती है ये अभी हम बात करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, और पहले तो हमको ये सिमिलरली, जैसे अब यहाँ पे मैंने इसके टाइप बताए, टिकाऊ, गैर टिकाऊ, सेवाएं, अर्ध टिकाऊ। तो उसमें क्वेश्चन, यहाँ पे तो मैं उपभोक्ता के बता रहा हूँ ये आपको, लेकिन क्वेश्चन में आ गया यहाँ पे कि टिकाऊ उत्पादक वस्तु और गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु। तो इसको भी हम क्लासीफाई कर देते हैं सिमिलर पैटर्न में। लाइक ये भी ऐसी हो सकती है, टिकाऊ भी हो सकती है और गैर टिकाऊ भी हो सकती है। गैर टिकाऊ भी जो है ये आपकी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, या आप इसको जो है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं अपने ऊपर। ये सब हमको भी पढ़ना है कि अंतिम क्या होती है, मध्यवर्ती क्या होती है, उपभोक्ता क्या होती है और उत्पादक क्या होती है, सब देखेंगे। पहली बात तो आप अपने दिमाग के अंदर बेटा एक चीज़ को सेट कर लीजिए कि मैं किसी भी वस्तु को देख के ये नहीं बता सकता कि वो वस्तु जो है अंतिम है या वो वस्तु जो है मध्यवर्ती है। हम किसी भी वस्तु को देख के बता ही नहीं सकते कि वो अंतिम है या वो मध्यवर्ती है। मुझे कैसे पता वो अंतिम है या मध्यवर्ती है? सारी की सारी चीज़, वस्तु का जो टाइप है, वस्तु किस तरीके की है, वस्तु का जो टाइप है ना, वो उसके फाइनल यूज़र पे, फाइनल यूज़र जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंतिम प्रयोगकर्ता, सारा का सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस वस्तु का अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है। अंतिम प्रयोगकर्ता या तो उपभोक्ता हो सकता है, अंतिम प्रयोगकर्ता या तो उपभोक्ता हो सकता है, और अंतिम प्रयोगकर्ता या तो उत्पादक
हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो आप अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल भी सेट मत कीजिएगा कि अब आपके दिमाग में एक ही बत्ती जल रही होगी सबके, कि अगर उपभोक्ता कर रहा है तो वो अंतिम हो जाएगी और अगर उत्पादक कर रहा है तो वो मध्यवर्ती हो जाएगी। वो मुझे पूरा पता है आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर उपभोक्ता कर रहा है तो अंतिम बन जाएगी और अगर उत्पादक कर रहा है तो वो मध्यवर्ती बन जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। सीन क्या है अभी देखते हैं। मैंने बोला भाई कोई भी वस्तु अंतिम है या कोई भी वस्तु जो है कोई भी वस्तु अंतिम है या कोई भी वस्तु मध्यवर्ती है, मैं नहीं बता सकता। किसी भी वस्तु को देख के सारी की सारी चीज़ें उसके यूज़र पे डिपेंड करती हैं कि उसका यूज़र कौन है। अंतिम की कुछ कंडीशंस हैं, मध्यवर्ती की भी कुछ कंडीशन है। जो भी वस्तु उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी वो अंतिम कहलाएगी और जो भी उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी वो भाई मध्यवर्ती कहलाएगी। देखिए अब ज़रा कैसा है, बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर उपभोक्ता का एक ही वस्तु अंतिम भी हो सकती है और एक ही वस्तु मध्यवर्ती भी हो सकती है। तो मैं किसी भी वस्तु को देख के नहीं बता सकता कि वो क्या है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि हाँ जी बताओ ये जो बुक है, ये बुक जो है ये अंतिम है मध्यवर्ती है, तो आप कह रहे हो ये तो अंतिम है। भाई नहीं बता सकता मैं कि ये अंतिम है या ये मध्यवर्ती है। मैं किसी भी वस्तु को देख के नहीं बता सकता हूँ। सब जब तक मैंने तो सिर्फ आपसे ये बोला कि बताओ ये बुक अंतिम है या मध्यवर्ती है। मैंने तो इसका यूज़र बताया ही नहीं आपको। जब तक मैं आपको यूज़र ही क्लैरिफाई नहीं करूँगा तब तक आप नहीं बता सकते उसको। यूज़र क्लैरिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि मैंने बस बोला बुक बताओ अंतिम है या मध्यवर्ती, मैंने ये नहीं बोला कि ये बुक जो है कृष्णा के पास है, अब बताओ अंतिम है या मध्यवर्ती है। मैंने तो यूज़र बताया ही नहीं किसके पास है। या ये बुक जो है एक बुक सेलर के पास है, मैंने बताया ही नहीं ये बुक किसके पास है। मैं तो बस बता रहा हूँ बुक है, तो मैं नहीं बता सकता भाई ऐसे कि ये अंतिम है या मध्यवर्ती है। अगर मैं यूज़र बोलूँ, मैं बोलूँ ये बुक एक बुक सेलर के पास है, तब मैं बता सकता हूँ कि ये अंतिम है या मध्यवर्ती है। क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? ये देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं अंतिम की और यहाँ पे हम बात करते हैं मध्यवर्ती की। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतिम की। कौन सी वस्तु अंतिम होती है, कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना जो है ज़रूरी होता है अंतिम के लिए। सबसे पहली बात तो अंतिम वस्तु हम उसको कहते हैं जिसकी पुनः बिक्री जो है नहीं होती है। पुनः बिक्री का मतलब होता है रीसेल। आगे अगर नहीं बेचेंगे उसको तो वो भाई अंतिम वस्तु कहलाएगी। दूसरा इसका जो है कच्चे माल पुनः बिक्री नहीं, ये लिख देते हैं हम यहाँ पे, कच्चे माल की तरह प्रयोग नहीं। इसका यूज़ ना तो एज अ रॉ मटेरियल किया जाता है। एज अ रॉ मटेरियल का क्या मतलब है कि मैं इस वस्तु का यूज़ करके कोई दूसरी वस्तु नहीं बना सकता। रॉ मटेरियल का मतलब है जैसे मेरे को फर्नीचर अगर बनाना है तो मैंने लकड़ी का यूज़ करके जो है फर्नीचर बना लिया, तो भाई लकड़ी उस टाइम पे जो है मध्यवर्ती हो जाएगी। लेकिन मैं इस गुड्स को यूज़ करके कोई दूसरा गुड्स नहीं बना सकता, ना ही इसकी रीसेल होगी और ना ही एज अ रॉ मटेरियल जो है ये यहाँ पे यूज़ होगा। तीसरा, ना तो पुनः बिक्री होगी, ना कच्चे माल की तरह जो है इसका प्रयोग होगा। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात, मूल्य वृद्धि जो है नहीं की जानी। इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का? बहुत जगह आएगा ये वर्ड मूल्य वृद्धि। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर हम अपनी सरल भाषा में बात करें तो इसका मतलब ये है कोई काम पेंडिंग नहीं है। मतलब कि और सरल शब्दों में समझे हम अगर हम इसको, तो रेडी टू यूज़ हैं, मतलब कि तैयार हैं बिल्कुल यूज़ के लिए। बस इसका यूज़र इसको यूज़ कर सकता है, कोई काम बाकी नहीं है, कोई काम पेंडिंग नहीं है, इसका यूज़र इसका यूज़ कर सकता है। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है मूल्य वृद्धि नहीं की जानी। इसका कहने का मतलब ये है कि इसने जो है उत्पादन की सीमा रेखा को जो है पार कर दिया है, ये इसका कहने का मतलब है। जो भी वस्तु
जो भी, और बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कंडीशंस उपभोक्ता भी सेटिस्फाई कर सकता है, उत्पादक भी, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला आपको, ऊपर क्या बताया, मैंने बोला भाई अंतिम वस्तु तो दो तरीके की होती है, एक उपभोक्ता और एक उत्पादक। अब मतलब कि उत्पादक भी यूज़ कर सकता है और उपभोक्ता भी यूज़ कर सकता है, तो ये कंडीशन उपभोक्ता तक दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर किसी वस्तु का यूज़ उत्पादक कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मध्यवर्ती है, वो अंतिम भी हो सकती है, वो मध्यवर्ती भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मध्यवर्ती की, तो मध्यवर्ती के अंदर क्या होता है, मध्यवर्ती के अंदर बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, मतलब कि जो भी वस्तु या तो पुनः बिक्री के लिए यूज़ की जाएगी, रीसेल कर दी, आगे आगे बेचने के पर्पज़ से अगर खरीदी जा रही है, मध्यवर्ती बन जाएगी, या कच्चे माल की तरह उसका यूज़ किया जा रहा है, बन जाएगी, या उसके अंदर जो है अभी मूल्य वृद्धि की जानी है, अभी उसके अंदर काम पेंडिंग है, तो मध्यवर्ती बन जाएगी, या उसने जो है अभी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया, उत्पादन की सीमा रेखा को जो है, उत्पादन की सीमा रेखा जो है अगर उसने पार नहीं किया, मध्यवर्ती बन जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तुओं की, जो मध्यवर्ती वस्तु होगी, जो मध्यवर्ती वस्तु होगी, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, जो है जीडीपी की गणना में, जीडीपी की गणना में ये जो है शामिल नहीं होती, जीडीपी गणना में ये शामिल नहीं होती, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई ये जो है ये शामिल होती हैं जीडीपी की गणना में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भाई जीडीपी क्या होती है, तो अब जरा पहले इस पे बात करते हैं। तो भाई वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती है, मैं नहीं बता सकता भाई, यूज़र बताइए वस्तु कौन है, कहाँ यूज़ हो रही है, तब इसमें से किस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, तब आप बता सकते हैं कि वो जो है क्या है, अदरवाइज आप नहीं बता सकते। अदरवाइज एक ही वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती दोनों हो सकती हैं। पहले हम बात करते हैं जीडीपी क्या होती है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है जीडीपी, तो मैं पूछता हूँ, तो बच्चे तो ये बोल देते हैं भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबको बस ये पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भाई उत्पाद कहते हैं, है क्या, लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो है, लेकिन है क्या, ये है कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर तीन तरीके के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है और तृतीयक क्षेत्र होता है। तीन तरीके के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक के अंदर बेसिकली एग्रीकल्चर को हम लेते हैं, द्वितीयक के अंदर हम बेसिकली उद्योग होते हैं, और तृतीयक के अंदर हम बेसिकली सेवा क्षेत्र होते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ये क्या करता है, वस्तु बनाता है, ये क्या करता है, वस्तु बनाता है, ये क्या करता है, सेवा बनाता है, ठीक है। तो एक साल के अंदर इन तीनों ने मिलकर कितनी वस्तु और कितनी सेवा का निर्माण किया, उसको जो है हम जीडीपी कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक भी वस्तु बनाता है, द्वितीयक भी वस्तु बनाता है, तृतीयक सेवा प्रदान करता है। मतलब कि इस तृतीयक क्षेत्र के अंदर ऐसे उद्योग आते हैं जो सर्विस देते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये वाले इंडस्ट्रीज़। तो जीडीपी ये होती है। अच्छा जी, ठीक है। तो मैंने बोला ये तो वस्तु बनाते हैं, ये वस्तु बनाते हैं, ये सेवा बनाते हैं। तो मैंने बोला एक साल के अंदर एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तु और सेवा प्रोड्यूस हो रही है वो जीडीपी है। तो कौन सी वस्तु कह रहे हो आप? मैंने बोला भाई अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तु की बात हो रही है, मैंने बोला भाई अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी वस्तु बनेगी वो तो भाई या तो अंतिम होगी या मध्यवर्ती होगी। तो आप यहाँ पे कौन सी वस्तु की बात कर रहे हो? यहाँ पे कौन सी वस्तु की बात कर रहे हो? यहाँ पे तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं अंतिम वस्तु की बात करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं की हम बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसका भी अब जो है आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मध्यवर्ती वस्तु आखिर क्यों इसमें ऐड नहीं होती। अच्छा, तो मैंने बोला भाई मैं तो नहीं बता सकता किसी भी वस्तु को देख के। तो क्यों नहीं बता सकता? देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला कि भाई ये कार है, ठीक है,
ये एक कार है, ठीक है। अब मैंने पूछा किरण से कि बताइए किरण कि ये कार जो है अंतिम है या मध्यवर्ती है? कौन सी है किरण ये कार, अंतिम है या मध्यवर्ती है? अंतिम है। मेरे को पूरा भरोसा था कि ये लड़की नाक कटवाएगी। अच्छा, सर बता नहीं सकते। अब आई मीन ये परिवार परिवार भी यूज कर सकता है या फिर जो घूमने जाते हैं। तो मैंने तो सिर्फ ये बोला आपसे कि किरण ये कार अंतिम है या मध्यवर्ती है, तुमने बोला ये तो अंतिम है। मैंने तो कुछ बताया नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये कार अंतिम है या मध्यवर्ती है, मैं तो सिर्फ ये पूछा आपसे। डिपेंड करता है। तो मैं तो नहीं बता रहा ना आपको यूज़र कौन है यहाँ पे, मैं तो सिर्फ कार पूछी है यहाँ पे भाई। कृष्णा, हाँ बताइए अंतिम है या मध्यवर्ती है? सर मध्यवर्ती है। अच्छा, श्वेता अंतिम है मध्यवर्ती है? मैम पता है हाँ जी। सर ये दोनों ही हैं। मैं तो कुछ मैं तो आपको मैंने तो यूज़र बताया ही नहीं ना। सर यूजर पर डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ अभी मैंने तो सिर्फ इतना लिखा है ये गाड़ी है, बस ये गाड़ी है, ये अंतिम है बस। तो आप कह रहे हो एक कह रही है अंतिम है, एक कह रहे हो मध्यवर्ती है, तो ऊपर अभी हमने जो बकवास पढ़ी वो टाइम वेस्ट है फिर तो। मैंने क्या बोला, मैंने तो हाँ सर मैं सर ये बताऊं। यूजर पर डिपेंड करता है। हाँ, तो अभी तो मैंने तो यूज़र ही नहीं बताया। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था अंतिम या मध्यवर्ती की जगह आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर यूज़र तो बताओ कि गाड़ी कहाँ है। आप तो कह रहे हो ये अंतिम है ये मध्यवर्ती है, आप तो ये कह रहे हो, मतलब कि ऊपर हमने जो आधा घंटा बकवास करी वो बेकार है। मैंने बोला, अब तो बोल ही दिया तुमने, मैंने ये बोला। हाँ हाँ बोलो श्वेता। अंतिम प्रयोगकर्ता जब जो उस पर डिपेंड करता है हाँ जी, तो कौन कर रहा है। मैंने तो अभी सिर्फ वस्तु बोली है। तो भाई मैं आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था सर यूज़र बताओ, यूज़र कौन है इसका, तो मैंने तो यूज़र बताया ही नहीं। तो अब देखिए, मान लीजिए इसका जो यूज़र है, मान लीजिए इसका जो यूज़र है वो सुमित है, ठीक है। सुमित इसका यूज़र है, ठीक है। सुमित जो है एक उपभोक्ता है, ठीक है, और इसने गाड़ी ले ली अपने परिवार के लिए, ठीक है जी। तो परिवार के लिए इनने गाड़ी ले ली है, तो क्या करेगा ये परिवार के लिए? परिवार के लिए गाड़ी लिए तो सिंपल सी बात है, बीवी बच्चों को घुमाएगा और भाई साहब संडे को ज़िंदगी के मज़े लेगा और गाड़ी खड़ी कर देगा घर में लाके, और ऑफिस जाएगा, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और संडे को मज़े लेगा, ठीक है। तो एक है यूज़र ये सुमित, लेकिन एक दूसरा यूज़र है जिसका नाम है अंकुश। ये जो है एक कार सेलर है, कार सेलर। अब यही गाड़ी इसने ख़रीदी है, तो ये कार सेलर है, गाड़ियाँ बेचता है। तो इसका पर्पस केवल क्या है? इसका पर्पस केवल क्या है? कार की रीसेल करना, क्योंकि इसका गाड़ी बेचने का ही काम है। तो इस पर्पस ये है, और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है अपने बीवी बच्चों को घुमाना। तो यूज़र बता दिया मैंने आपको, इनफैक्ट यूज़र बता दिया, उसका पर्पस भी पता है। तो गाड़ी सेम ही है, लेकिन जब ये ख़रीद रहा है तो भाई ये मध्यवर्ती बन जाएगी, लेकिन जब ये ख़रीद रहा है तो ये अंतिम बन जाएगी। तो मैं किसी वस्तु को देखकर ये नहीं बता सकता कि वो अंतिम है या वो मध्यवर्ती है, मैं नहीं बता सकता। अगर कोई भी आपसे बोले कि भाई ये पेन है, ये पेन बता क्या है, या ये है बता क्या है, ये वो है वो बता क्या है, नहीं बता सकते आप। जब तक उसका यूज़र ही नहीं पता आपको, तो आप नहीं बता सकते कि ये जो है ये क्या होगा, ठीक है। इतनी बात आपको जो है पता होनी चाहिए। जीडीपी क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। और क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है कि आखिर ये भाई हम कह रहे हैं मध्यवर्ती शामिल नहीं होगी, भाई हम जो है केवल अंतिम को ही शामिल करते हैं जीडीपी में। तो ऐसा क्यों होता है? अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए, एक लाइन दिमाग में सेट कर लीजिए, अभी ये आगे चीज़ आएगी कि जो अंतिम वस्तु होती है उसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। अंतिम में मध्यवर्ती का मूल्य जुड़ा हुआ होता है ऑलरेडी। तो अगर मैं अंतिम भी ले लूँगा और मध्यवर्ती भी ले लूँगा तो दो दो मूल्य जुड़ जाएंगे, दो दो बारी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी जीडीपी गलत आएगी, ज़्यादा वैल्यू दिखाएगा। तो इसको दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। दोहरी गणना मतलब एक ही वस्तु की दो दो बारी गणना हो चुकी है, क्योंकि अंतिम में भी जुड़ी हुई थी वो और मध्यवर्ती की मैंने अलग से कैलकुलेट कर ली।
तो क्योंकि एक ही वस्तु की दो बारी गणना हो गई, इसलिए दोहरी गणना की समस्या हो गई और इससे हमारी जीडीपी ज़्यादा शो हो जाती है। तो इस समस्या से बचना चाहिए। इस समस्या से हम तभी बच सकते हैं जब हमें अंतिम और मध्यवर्ती का कॉन्सेप्ट पता हो। इतनी बकवास आपको जो है सबसे पहली बात तो ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको जो है पहले लिंक भेज रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। पहले ज़रा ज्वाइन कीजिए, कहीं सोचो कि कहाँ चली गई मीटिंग हमारी, जो वो हो गया। पहले ज़रा ज्वाइन कीजिए, फिर आगे की बकवास पे जो है हम ज़रा चर्चा करते हैं, ठीक है जी। मैं भेज रहा हूँ, ज़रा ज्वाइन कीजिए। यूज़ नहीं है, ठीक है। अभी आपने बोला भाई उसके अंदर जो है बटन लगाने हैं, उसके धागे काटने हैं, उसके अंदर इस्त्री करनी है, प्रेस वगैरह करनी है। अभी उसमें कुछ काम पेंडिंग है। मतलब कि अगर मैं चाहूँ मैं उसको पहन लूँ तो मैं उसको नहीं पहन सकता, या कोई भी उसको अभी भी नहीं पहन सकता। तो वो जो वस्तु है वो किस कैटेगरी के अंदर आ रही है? वो जो वस्तु है वो कैटेगरी के अंदर आ रही है मध्यवर्ती वाली। क्यों आ रही है मध्यवर्ती वाली की कैटेगरी के अंदर? क्योंकि मैंने बोला कि मध्यवर्ती की कैटेगरी के अंदर आने के लिए 3-4 तरीके की कंडीशन है। या तो भाई मैंने बोला वस्तु को हम पुनः बिक्री के लिए यूज़ कर रहे हैं, या कच्चे माल की तरह यूज़ कर रहे हैं, या मूल्य वृद्धि उसके अंदर की जानी है, उनने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया। तो आप जो सिनेरियो बता रहे हैं वो कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है थर्ड और फोर्थ की, कि भाई उसके अंदर अभी काम पेंडिंग है, उसने भी उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया, तो वो जो है मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। लेकिन ठीक है, ये हो गई मध्यवर्ती वस्तु, तो वो अभी ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए वो मध्यवर्ती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वस्तु इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अभी मैंने जो नीचे एग्जांपल दिया आपको, ये जो एग्जांपल दिया, ये गाड़ी है, इसमें तो कोई काम पेंडिंग नहीं है, ये तो बिल्कुल रेडी टू यूज़ थी, इसमें तो कोई काम पेंडिंग नहीं था। लेकिन फिर भी मैं इसको कह रहा हूँ, कि भाई ये तो जो है मध्यवर्ती है। क्यों कह रहा हूँ मैं इसको मध्यवर्ती? ये कौन सी कंडीशन? ये तीसरी और चौथी कंडीशन को तो फुलफ़िल नहीं कर रही, ये तो रेडी टू यूज़ है। ये कौन सी कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है? ये इस वाली कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है, पहली वाली को। इस वजह से ये जो है ये मध्यवर्ती बन रही है। तो किसी वस्तु को अगर हम मध्यवर्ती कह रहे हैं तो वो या तो पहली या दूसरी। अच्छा चलो, मैंने इसका एग्जांपल भी बता दिया आपको। अब दूसरे का समझिए एग्जांपल। मान लीजिए एक उत्पादक जो है वो फर्नीचर बना रहा है, तो फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए उसको। तो लकड़ी का एज अ रॉ मटेरियल जो है वो क्या करेगा? लकड़ी का एज अ रॉ मटेरियल जो है वो इसका उपयोग करेगा, ठीक है। तो लकड़ी का एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेगा, तो वो जो लकड़ी है वो क्या कहलाएगी? वो जो लकड़ी है वो कहलाएगी मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो कोई भी वस्तु हो, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर वो रेडी टू यूज है तो वो मध्यवर्ती होगी, नहीं, ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं अभी नीचे आपको जो एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो कार वाला एग्जांपल है, यहाँ तो गाड़ी में कोई काम पेंडिंग ही नहीं है, गाड़ी तो तैयार है बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि इसके 2 टायर लगे हुए हैं, 2 टायर पेंडिंग है, इसकी सर्विस नहीं हुई है, इसकी पॉलिश होनी है, शीशे नहीं लगे, दरवाजे नहीं लगे, ऐसा तो नहीं है इसके अंदर। ये तो रेडी टू यूज़ है। लेकिन ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है? इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना श्वेता? तो जो वस्तु मध्यवर्ती है वो या इनमें से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, और इसी वजह से हम उसको जीडीपी की गणना में शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि जब ये गाड़ी इसने खरीदी, अंकुश ने, कार सेलर ने, तो ये मध्यवर्ती बन जाएगी, जीडीपी की कैलकुलेशन में नहीं आएगी। ये जीडीपी की कैलकुलेशन में तब आएगी जब ये गाड़ी सुमित खरीद रहा है, क्योंकि सुमित इसका जो है फाइनल यूज़र है। इसने ना तो आगे बेचने के लिए, ना एज अ रॉ मटेरियल, ना जो है ना रीसेल पर्पस, इसमें से किसी भी पर्पस के लिए इसने इसका यूज़ जो है नहीं किया है। अगर ये खरीदेगा ये गाड़ी को, तब तो जीडीपी की गणना में शामिल होगा, अगर सुमित खरीद ले तो। लेकिन अगर ये खरीद ले अंकुश, तो फिर ये जो है जीडीपी की गणना में शामिल नहीं होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है।
मध्यवर्ती वस्तु का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई वो भी रेडी टू यूज़ है, पता चला वो रेडी टू यूज़ हो लेकिन उसका पर्पस रीसेल है तो फिर भी वो मध्यवर्ती बन जाएगी। तो मध्यवर्ती का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो अभी तैयार नहीं है, वो तैयार भी हो सकती हैं, वो तैयार नहीं भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि वो मध्यवर्ती की कौन सी कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है। अच्छा जी, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई कि भाई मैंने बोला ये तो दो तरीके की होती है, उपभोक्ता और पूंजीगत। तो अब ज़रा इसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि ये जो है ये क्या होती है, किन वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तु कहते हैं और किन वस्तु कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे हम पहले बात करते हैं कि भाई उपभोक्ता वस्तु जो होती है, उपभोक्ता वस्तु जो होती है, या हम इसको जो है उपभोक्ता वस्तु या उपभोग वस्तु जो है एक ही चीज़ होती है, ठीक है। उपभोक्ता वस्तु या उपभोग वस्तु एक ही चीज़ है। तो ये क्या है, वो वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है कभी कभार, मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए जो उपयोग की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं उपभोक्ता वस्तु या वस्तु। कई बार पूछा जाता है इसका मतलब। मैंने बोला भाई ये तो कई तरह की होती है। पहली जो होती है ये होती है टिकाऊ। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, अभी भी आ गया था इसके ऊपर प्री बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन, सुबह में भी और शाम वाले में भी। सबसे पहले होती है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। कौन सी होती है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु? तो देखिए, वो वस्तु जिसका उपयोग, पहली बात तो उपभोक्ता कर रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ। इसका यूज़र कौन है ये आपको ध्यान रखना है। इसका यूज़र जो है वो उपभोक्ता है, इसलिए इसका नाम उपभोक्ता वस्तु है। इसका हम उपयोग कम से कम 10 से 15 साल तक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक, 10, 15, 20 साल। इनका जो मूल्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, जैसे कि कार है, टीवी है, स्कूटी है, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, एक बारी हम घर में ले आते हैं। टीवी रोज़ ख़रीदते हैं, हर साल ख़रीदते हैं? नहीं, एक बारी ले आए, ख़त्म, छुट्टी 10 साल तक की, उसी को यूज़ करते रहते हैं। गाड़ी रोज़ ख़रीदते हैं? नहीं। फ्रिज रोज़ ख़रीदते हैं? नहीं। वॉशिंग मशीन रोज़ ख़रीदते हैं? नहीं। तो टीवी, कार, स्कूटी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब किसके एग्ज़ाम्पल हैं? ये सब एग्ज़ाम्पल हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु के, जिसको हम 10-15 साल तक यूज़ कर सकते हैं। इनकी वैल्यू हाई होती है और इसके एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिए। अगली जो होती है ये होती है अर्ध टिकाऊ। अर्ध टिकाऊ कौन सी होती है? इसका हम जो उपयोग है केवल 1 से 2 साल तक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा जो है हम यूज़ इसका नहीं कर सकते। इसकी जो मूल्य होता है वो जो है लो होता है, निम्न होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि टिकाऊ को होता है। जैसे कि कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा भाई एक बारी ख़रीद लिए, ठीक है, 1 साल पहने, 1.5 साल पहने, या तो हम जो है हम बड़े हो जाते हैं या कपड़े छोटे हो जाते हैं। लड़कों के तो चल जाते हैं इतने, लड़कियों के तो 1 महीना, 1.5 महीना इतना चल जाते हैं। तो टिकाऊ के हो गया, अर्ध टिकाऊ का हो गया। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा जो होता है ये होता है गैर टिकाऊ। गैर टिकाऊ इसी को जो है एकल उपयोग भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये एकल उपयोग लिखा आ जाता है। इसका यूज़ केवल एक बार ही उपयोग, इसके नाम से ही पता चल रहा है, केवल एक बार उपयोग। तो हम वो सारी की सारी वस्तुएं जिसका केवल एक बार ही उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं एकल उपयोग। जैसे कि दूध, ब्रेड, अंडे, पेट्रोल। अब भाई जैसे मान ली दूध हम रोज़ ख़रीदते हैं ना, दूध, ब्रेड, अंडे, मक्खन रोज़ आता है घर में, सब्जियाँ। क्यों उपयोग करने के बाद ख़त्म हो जा रही हैं, और दूध और चाय बनानी है और दूध चाहिए, और दूध पीना है और चाहिए, रोज़ दूध आता है, रोज़ ब्रेड आती है, रोज़ कुछ स्कूटी में पेट्रोल डलता है, सब रोज़ चाहिए। और चौथा जो होता है इसका वो है सेवाएं। इसके रिगार्डिंग हम पढ़ चुके हैं ऊपर बहुत ही अच्छे से। अभौतिक होती है, हस्तांतरण नहीं हो सकता, संग्रहण पॉसिबल नहीं है, उत्पादन और उपभोग एक साथ होता है, ना देख सकते ना छू सकते। इसके रिगार्डिंग हम पढ़ चुके हैं। तो ये होती हैं उपभोक्ता वस्तु जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे।
यहाँ पे, इसी को ही अंतिम उपभोक्ता वस्तु भी कह सकते हैं और इसी को ही उपभोग वस्तु, इसी को ही उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। अब आती है बात पूंजीगत वस्तु कौन सी होती है। पूंजीगत वस्तु तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब जो है ज़रा ध्यान से सुनेंगे, पूंजीगत वस्तु कौन सी होती है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसका जो यूज़र है ना, सबसे पहली बात तो इसका यूज़र उत्पादक है। उत्पादक प्रोड्यूसर है इसका यूज़र। कौन यूज़ कर रहा है? प्रोड्यूसर। दिमाग में सेट कर लीजिए इस चीज़ को। कौन सी वस्तु पूंजीगत वस्तु कहलाएगी? तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका अर्थ कि भाई जो उत्पादन की प्रक्रिया में, जो उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक चलती हैं, लंबे समय तक चलती हैं, वो जो है पूंजीगत वस्तु कहलाती है। अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सबसे पहली बात तो इनका जो मूल्य होता है वो उच्च मूल्य होता है। ठीक है, ये उत्पादक की जो है स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं मतलब कि फिक्स एसेट्स होते हैं। ये क्या होते हैं अभी हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तीसरा, उपयोग करने से क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है। क्या होता है ये अभी हम बात करते हैं। डेप्रिसिएशन इसको कहते हैं। ये तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। हाई वैल्यू होती है, फिक्स एसेट होते हैं प्रोड्यूसर के, उपयोग करने से मूल्य ह्रास होता है और उत्पादन की प्रक्रिया में लंबे समय तक चलती हैं। यूज़र उत्पादक है, उत्पादक, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। जो भी इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसको जो है वो वस्तु पूंजीगत वस्तु कहलाती है। एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि मशीन जो है वो किस एग्ज़ाम्पल है? पूंजीगत वस्तु का जो है एग्ज़ाम्पल है। हाँ, उच्च मूल्य, जैसे बुक में लिखा हुआ है कि इनका जो सापेक्ष मूल्य होता है वो उच्च होता है। ऐसा भी जो है लिखा होता है बुक के अंदर, TR जैन में यही लिखा हुआ है, इनका सापेक्ष मूल्य उच्च होता है। अब देखिए, अब ज़रा कॉन्सेप्ट को समझिए, ज़रा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब ज़रा थोड़ी कंफ्यूजिंग की चीज़ है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई पूंजीगत वस्तु जो है वो उत्पादक यूज़ करता है, लेकिन मैंने अभी ऊपर यहाँ पे आपको क्या बताया था? मैंने बोला कि भाई इसमें भी ऐसा हो सकता है, टिकाऊ भी होती हैं और गैर टिकाऊ हो सकता है इसके अंदर भी। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया था शाम वाले के अंदर कि भाई टिकाऊ उत्पादक और गैर टिकाऊ उत्पादक बता भाई क्या होता है। तो अब ये वही लिख सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्पादक वस्तु क्या होती है। उत्पादक वस्तु तो उत्पादक वस्तु जैसे उपभोक्ता वस्तु होती है, ऐसी उत्पादक वस्तु भी होती है। उपभोक्ता कौन सी होती है? जिसका यूज़र उपभोक्ता है। तो उत्पादक कौन होगी? जिसका उपयोगकर्ता कौन है? जिसका उपयोगकर्ता उत्पादक है। सिंपल सी बात है, जिसका उपयोगकर्ता उत्पादक है वो उत्पादक वस्तु है, जिसका उपयोगकर्ता उपभोक्ता है वो उपभोक्ता वस्तु है। अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए ये एक उत्पादक है, ठीक है, इसका जो है फर्नीचर बनाने का काम है। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे बेटा। ये एक उत्पादक है, ये बड़ा ही है, ठीक है। फर्नीचर बनाने का इसका काम है, फर्नीचर बनाने का, ठीक है। अब ये दो वस्तु को यूज़ कर रहा है, दो वस्तु को। कौन सी? इनने अपना नया काम खोला है, नया काम इसने स्टार्ट किया है। तो अब फर्नीचर बनाने के लिए एक तो भाई इसको चाहिए मशीन, जिससे ये जो है लकड़ी को कन्वर्ट करेगा फर्नीचर के अंदर, ठीक है। तो एक तो इनने मशीन ख़रीद ली 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की मशीन ख़रीद ली, ठीक है जी। नया काम स्टार्ट करा है तो मशीन तो चाहिए, ख़रीद ली इनने। और फर्नीचर बनाने का काम है इसका, तो मशीन के साथ साथ क्या करेगा? मेन मुद्दा तो चाहिए ही, लकड़ी।
लकड़ी चाहिए, लकड़ी भी खरीद के लिए आया भाई, ठीक है, 1-2 लट्ठे खरीद के लिए आया, मान लो 5-10 हज़ार रुपये की लकड़ी भी ले आया। अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। जो मशीन है, मशीन ये 10 लाख रुपए की मशीन लेके आया है जो लकड़ी को फर्नीचर में बना देगी, कुर्सी मेज सब इससे बन जाएंगे, ठीक है भाई। ये कह रहा है लड़का, 1 मिनट रुको विपिन, अभी बताता हूँ मैं। तो ये जो है ये मशीन लेकर आया, ये जो है ये लकड़ी लेकर आया, ठीक है। जो मशीन लेकर आया है ये रोज़ नहीं लाएगा, सबसे पहली बात तो। ओ भाई रोज़ कहाँ से लाएगा 10 लाख रुपए की मशीन, एक बार ही ले आया। अब इसी की मदद से 10 साल 15 साल इसी की मदद से क्या करेगा, इसी की मदद से उत्पादन करेगा। क्या करेगा, इसी की मदद से उत्पादन करेगा। अब ये मतलब कि ये उत्पादन की प्रक्रिया में कितने साल तक चलेंगी, 10-15 साल तक इसी से फर्नीचर बनाता रहेगा। लेकिन जो लकड़ी है, लकड़ी रोज़ लाएगा, लकड़ी जो है लाएगा, कैसे लिखते हैं लाएगा, लकड़ी जो है वो रोज़ लाएगा। क्यों, अब भाई जैसे रोज़ ऑर्डर आते रहेंगे, रोज़ ऑर्डर आते रहेंगे, आज ही एक टेबल बना दो, चार चेयर बना दो, ये बना दो वो बना दो, तो रोज़ ऑर्डर आते रहेंगे, रोज़ लकड़ी लाता रहेगा। जैसे मान लो अभी ये 10 हज़ार रुपये की लकड़ी लाया, इसके पास ऑर्डर आ गया कि भाई 10 कुर्सी बना दो, तो फिर ये तो इस लकड़ी को कुर्सी में बदल देगा, लकड़ी ख़त्म हो जाएगी। फिर एक और ऑर्डर आ गया कि जी 3 टेबल बना दो, फिर और लकड़ी लानी पड़ेगी, फिर और ऑर्डर आ गए, तो लकड़ी तो रोज़ लानी पड़ेगी। जैसे जैसे ऑर्डर आते रहेंगे वैसे वैसे लानी पड़ेगी इसको। मतलब ये जो है उपयोग के बाद, ये जो है उपयोग के बाद ख़त्म हो रही है, ये जो है उपयोग के बाद ख़त्म हो रही है, दोबारा नहीं यूज़ कर सकता मैं। लेकिन ये क्या है, ये उपयोग के बाद ख़त्म नहीं हो रही, ये जो है उपयोग के बाद ख़त्म नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। यहाँ पे ये किसको कंडीशन फिलफिल कर रही है, एकल उपयोग बोलेंगे ना इसको, एक ही बारी तो यूज़ कर रहा है ये लकड़ी का। लेकिन ये किसको कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मल्टीपल टाइम यूज़, ठीक है, 1 टाइम यूज़ एंड मल्टीपल टाइम यूज़, इसको ये फुलफ़िल कर रही है। इसी वजह से जो ये एक उत्पादक है, ये एक उत्पादक है, दोनों ही चीज़ों को यूज़ कर रहा है, मशीन भी लकड़ी भी। ये क्या कहलाएगी इसके लिए, ये कहलाएगी इसके लिए टिकाऊ उत्पादक वस्तु, ये कहलाएगी टिकाऊ उत्पादक वस्तु। और जबकि ये क्या कहलाएगी इसके लिए, ये कहलाएगी इसके लिए गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु, ये इसके लिए गैर टिकाऊ उत्पादक वस्तु कहलाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया था, गैर टिकाऊ भोक्ता के रिगार्डिंग रहा था, तो ये मैंने क्या बताया था, एकल उपयोग, तो एक बारी उपयोग। ऐसे यहाँ पे भी है कि भाई गैर टिकाऊ जो है क्या होगा, एक बारी उपयोग, तो ये हो रही है एक बारी उपयोग। इसी चीज़ को यही टिकाऊ उत्पादक वस्तु है और यही पूंजीगत वस्तु है, यही पूंजीगत वस्तु है और यही क्या कहते हैं, टिकाऊ उत्पादक वस्तु है। मतलब क्या, ये जो है ये केवल गैर टिकाऊ है, नॉट पूंजीगत, नॉट कैपिटल गुड्स, ये पूंजीगत वस्तु नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब उत्पादक वस्तु जो है वो ये भी है, उत्पादक वस्तु जो है वो ये भी है, दोनों ही उत्पादक वस्तु है। लेकिन पूंजीगत कौन सी है, ये वाली जो उत्पादन की प्रक्रिया में कई साल तक चल रही है, मल्टीपल टाइम यूज़ हो रही है, बार बार नहीं खरीद रहा उसको, 10-15 साल तक उसी से ही उत्पादन करेगा, वो पूंजीगत भी है, वो टिकाऊ भी है। लेकिन जो रोज़ खरीदेगा, बार बार यूज़ नहीं कर रहे, एक ही टाइम यूज़ हो रही है, वो पूंजीगत नहीं है, वो गैर टिकाऊ है। इसलिए एक लाइन कहते हैं, एक बुक में लाइन लिखी हुई है बहुत ही अच्छी, कि सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत
वस्तुएं नहीं होती, पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, किंतु सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तु होती हैं, उत्पादक वस्तु होती हैं। ये क्या कह रहा है, ये जरा समझिए, ये बहुत ही अच्छी लाइन है। ऐसे ही आ जाता है एक बार एग्जाम में लिख के कि सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु होती है और सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं नहीं होती, स्पष्ट कीजिए या टिप्पणी कीजिए। तो ये तो वही कर सकता है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो भाई ये कह रहा है कि जो सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती, सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, मैंने आपको बोला भाई ये क्या है, उत्पादक वस्तु। ये क्या है, मैंने बोला भाई ये भी उत्पादक है, क्योंकि दोनों का यूज़ कौन कर रहा है, उत्पादक कर रहा है। लेकिन पूंजीगत कौन सी है, केवल ये वाली, ये नहीं है पूंजीगत वस्तु। तो उसने बोला कि भाई सभी उत्पादक वस्तु पूंजीगत हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वो तो टिकाऊ भी यूज़ करता है, वो तो गैर टिकाऊ भी यूज़ करता है। पूंजीगत कौन सी होगी, केवल टिकाऊ वाली। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किंतु सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक होती हैं। अब भाई जो पूंजीगत थी ये पूंजीगत है तो उत्पादक तो है ही ना, क्योंकि यूज़ कौन कर रहा है, इसको यूज़ कौन कर रहा है, उत्पादक कर रहा है। तो जो पूंजीगत है वो तो उत्पादक होनी है। लेकिन अगर उत्पादक है वो पूंजीगत हो, इसके लिए किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इनको 10 से 15 साल तक चले, मल्टीपल टाइम यूज़ हो, बार बार यूज़ ना करे, टिकाऊ वस्तु हो, वो होगी बेटा पूंजीगत वस्तु या टिकाऊ। तो ये आ जाता है एग्जाम में, टिकाऊ और गैर टिकाऊ। अभी शाम वाले में आया था, तो उसको अच्छे से करके आइएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि मैंने बोला जी मशीन है, मशीन जो है जी पूंजीगत वस्तु का एग्जाम्पल है। तो क्या सभी मशीन फिर मतलब पूंजीगत वस्तु बन जाएगी, ऐसा नहीं है। अब जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है बुक के अंदर, जैसे सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन जिससे कपड़े सिलती है मम्मी, उसकी बात चल रही है। सिलाई मशीन है, अगर ये सिलाई मशीन मेरी मम्मी ने ख़रीद ली, मान लीजिए, ठीक है, क्या आपकी मम्मी ने ख़रीद ली, हमारे घर में सब में सिलाई मशीन होती है, ठीक है, घर में सबके ही होती है। तो ये क्या है, अगर यही सिलाई मशीन एक दर्जी ने खरीद ली तो ये क्या है। अब जरा समझिए, दर्जी कौन है, दर्जी कौन है, दर्जी कौन है, दर्जी है उत्पादक। और घर में अगर यूज़ हो रही है तो हम कौन है, हम है उपभोक्ता। दर्जी क्या करेगा, दर्जी जैसे जो घर के नीचे जो शॉप्स होती हैं कपड़े सिलने की, वो क्या करते हैं बेटा, एक बारी दुकान खोली, 3 सिलाई मशीनें खरीद ली, 3-4 खरीद ली, और अब उसी से कपड़े सिलते रहते हैं बार बार, रोज़ थोड़ी ना खरीदते वो। तो वो मान लो 4 मशीनें खरीदी उसने, 4 मशीनें खरीद ली उनने 20,000 रुपये के हिसाब से, 80,000 रुपये लगे उसके। तो 80,000 रुपये की 4 मशीनें खरीद के लिए आया, अब इसी 4 मशीनों से कपड़े सिलता रहेगा। तो ये ऐसी सिनेरियो में पूंजीगत है और टिकाऊ भी है। कौन सी टिकाऊ, उत्पादक। कौन सी टिकाऊ, उत्पादक। टिकाऊ उत्पादक वस्तु है ये, क्योंकि यूज़र उत्पादक है। लेकिन जब ये घर में यूज़ हो रही है तो ये कौन सी वस्तु है, तो ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। तो ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है, ना कि उत्पादक। अगर दर्जी यूज़ कर रहा है तो टिकाऊ उत्पादक है, लेकिन मम्मी यूज़ कर रही है तो टिकाऊ उपभोक्ता है। तो सभी मशीनें पूंजीगत हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये इसको बेटा मैं पूंजीगत नहीं बोल सकता, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु को मैं पूंजीगत नहीं बोल सकता, टिकाऊ उत्पादक वस्तु को मैं पूंजीगत बोल सकता हूँ, क्योंकि टिकाऊ उत्पादक वस्तु पूंजीगत होती है, ये पूंजीगत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, सभी मशीनें पूंजीगत नहीं होती, केवल वही होगी जिसका यूज़र जो है उत्पादक है। इतनी बकवास आप जो है ध्यान रखनी है। आपने जो है ये वाला पोर्शन पूरा पढ़ लिया है कि जी अंतिम क्या होती है, उपभोक्ता क्या होती है, पूंजीगत क्या होती है, इसके ये टिकाऊ, गैर टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ कौन कैसा है, ये सारी बकवास आप जो है पढ़ चुके हो। अब बताइए इसमें कोई डाउट है तो।
कुछ समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है सब समझ। तो पूछ लो कुछ भी। अच्छा, गरिमा कुछ समझ में आ रहा है? गरिमा आवाज़ आ रही है? सर आ रही है। कुछ समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रहा है समझ में। ये वाला पार्ट तो मैंने अब वीडियो में देखा था पहले। अच्छा, और इसके नोट्स थे मेरे पास। पूछ लो फिर कुछ भी। पूछ लो। अच्छा बताइए। अच्छा, स्थिर परिसंपत्तियाँ क्या होती हैं? क्या कह रही है? ये तो बताया ही नहीं। सिर्फ नहीं बताया है आपने। अच्छा बताओ। स्थिर परिसंपत्ति पूंजीगत वस्तु होती है। स्थिर परिसंपत्ति पूंजीगत वस्तु होती है। अच्छा, सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर ये फिक्स एसिड होती है उत्पादक की। हाँ, फिक्स एसिड होते हैं, लेकिन होते क्या है अभी मैंने ये नहीं बताया है। अभी देखते हैं और कौन है यहाँ पे नया। संजू, आवाज़ आ रही है आपको? संजना की बहन आ गई संजू। कुछ कुछ समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? कुछ पूछना है, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, और ये कौन है? शिवम राय, क्या नाम था आपका? साक्षी। यस सर, समझ में आ रहा है। तो पूछ लो कुछ भी। यस सर। कौन सी वस्तु मध्यवर्ती होती है? सर वो वस्तु जिनका जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया, वो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं। अच्छा इसका भी मूल्य वृद्धि की जानी। अच्छा, इस स्कूल के कैंटीन वाले द्वारा खरीदा गया पानी, दोबारा से सुन लीजिए। स्कूल के अंदर, मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में कैंटीन है, उस कैंटीन वाले ने पानी की बोतल्स खरीदी हैं। क्या है, अंतिम है या मध्यवर्ती है? सच ना बताऊं? नहीं। मध्यवर्ती है। और क्यों है, रीज़न भी बताना है। सर क्योंकि वो पुण्य बिक्री कर उसका हाँ क्यों? खरीद के। हाँ जी, हाँ। बिल्कुल सही बात। अच्छा, और वो पानी की बोतल तुमने खरीद ली, अब प्यास लग सर रही। तो वो अंतिम हो जाएगी क्योंकि हम उसका अंतिम प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये बात है। तो वो कहाँ गया लड़का? सुमित, आवाज़ आ रही है? यस सर। कुछ समझ में आ रही है? यस सर, समझ आ रहा है। तो फिर ये बताओ कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु और टिकाऊ उत्पादक वस्तु में क्या अंतर होता है? क्या कह रहे हो? ये तो बताया ही नहीं। मैंने जैसे बताया आपने। हाँ। जैसे टिकाऊ वस्तु होती है जो कई सालों तक उपभोक्ता यूज कर सकता है। बिल्कुल सही बात। और और टिकाऊ उत्पादक वस्तु है तो जो उत्पाद उसका करता है उस वस्तु को कई सालों तक यूज कर सकता है। जैसे आपने बताया था सिलाई मशीन, अगर दर्जी है वो सिलाई मशीन का यूज कर रहा है तो वो टिकाऊ उत्पादन का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। और अगर वही सिलाई मशीन मेरे घर में यूज़ हो रही है तो सर टिकाऊ उपभोग वस्तु हो जाएगी। हाँ, टिकाऊ भोग वस्तु या टिकाऊ उत्पादक वस्तु भी जो है हम उसको कह सकते हैं। गरिमा, यस सर। बढ़ती जीडीपी में क्यों ऐड नहीं होती? क्योंकि अंतर वस्तु ऐड की जाती है जीडीपी में। अगर उसको दो बार ही ऐड करेंगे, अगर उसको मध्यवर्ती को भी ऐड करेंगे तो वो दो बार ऐड हो जाएगी। अंतिम वस्तु भी और मध्यवर्ती वस्तु भी, तो उसको दोहरी करना है। अच्छा, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है? दोहरी गणना की समस्या ये होती है कि जब हम अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं को एक साथ ऐड कर देते हैं। बिल्कुल सही बात। जब हम अंतिम और मध्यवर्ती को दो दो बारी ऐड कर देते हैं तो होती है। अभी मैंने आपको जो है मैंने आपको बेटा ये नहीं बताया अभी फिक्स एसेट्स क्या होते हैं और ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी जो है निवेश क्या होता है, पूंजी निर्माण क्या होता है और आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, ये हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है, ठीक है। बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह क्या होता है। अगर आपको कुछ पूछना है
इतना सब में, तो वो बता दीजिए अगर कोई डाउट है तो अभी भी। तो अभी भी अगर मैं, अच्छा क्या नाम है इसका, अंकुश, ये कॉपी है, ये कॉपी अंतिम है मध्यवर्ती है। सर अगर ये कॉपी अगर हम यूज करेंगे तो नहीं मैंने नहीं बोला ना, मैंने नहीं, मैं बस आपसे कह रहा हूँ ये कॉपी है। मैंने बोला बस ये कॉपी है, तो ये अंतिम है या मध्यवर्ती? तो आप मेरे से बोलो ना, तो आप मेरे से बोलो हाँ के यूज़र बताओ सर, इसका यूज़र कौन है? इसका यूज़र जो है वो किरण है, किताब बेचने वाली। किरण की दुकान है किताब बेचने की, किरण के पास है ये कॉपी। सर किरण के पास है तो मध्यवर्ती है, और मैंने खरीद ली थी अंतिम हो जाएगी। अच्छा, और मैंने ये खरीद ली और मैंने खरीद के आसिफ को बेच दी। अब अब क्या होगा? मैंने खरीद के आसिफ को बेच दी। हाँ तो सर आपने पास खरीद के उसको बेच दी, तो उसके जो आसिफ ने खरीदा उसके पास अंतिम हो गई, आपके मध्यवर्ती शुरू। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सर अंतिम वस्तु होती हैं जो सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं, मध्यवर्ती होती हैं जो सीमा रेखा के अंदर है। मतलब अभी वो हैं जो आपके पास रखी हुई हैं, आपने जब देख ले आप उसे सेल कर दोगे तो अंतिम हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक जरा एक लड़का है, इसका एक क्वेश्चन था, कह रहा है उत्पादक भी तो उपभोक्ता हो सकता है। कह रहा है भाई इस उत्पादक भी तो जो है उपभोक्ता हो सकता है। ये देखिए भाई, उत्पादक तब उत्पादक माना जाता है जब वो वस्तु सेवा प्रोड्यूस कर रहा हो। वो बात बिल्कुल ठीक है, वो भी हमारी तरह लाइफ जीता है, लेकिन जब वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है तब वो उपभोक्ता ही है, ठीक है। लेकिन जब वो एज अ प्रोड्यूसर एक्ट कर रहा है तो वो एज अ प्रोड्यूसर माना जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए भाई ये फर्नीचर वाला है, ये अभी तो फर्नीचर बनाते उत्पादक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ये दूध ब्रेड अंडे जो है ये यूज़ नहीं करता होगा, ये भी तो यूज़ करता होगा ना, इसको भी तो जीवन जीने के लिए चाहिए ये सारी की सारी चीज़ें, तब वो जो है भोक्ता माना जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है किस सिचुएशन में क्या सिनेरियो की बात चल रही है, कि वो कंज्यूम क्या कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर बात चल रही है यहाँ पे। तो आज इतनी ही बकवास पढ़ेंगे, वरना आप जो है हाँ जी सर ये बुक पे एक पॉइंट दे रखा है कि नट बोल्ट्स जो होते हैं पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं, तो जो पुरानी हो जाती है वो चेंज हो जाती है। तो ये मतलब ये कॉन्सेप्ट एक बार बता दीजिए। क्या, मैं समझा नहीं, क्या होती है नट बोल्ट? हाँ, नट बोल्ट जो होती है वो यूज़ होती है ना कैपिटल, जो हमारे पास मशीनरीज होती हैं उसमें चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी मशीनरी जो होती है वो टिकाऊ होती है। हाँ तो लेकिन जो स्थिर रहती है, पर इसके नट बोल्ट्स होते हैं वो पुराने जाते हैं, जिसकी वजह से हमें चेंज करने होते हैं। हाँ, तो इसका कॉन्सेप्ट इसमें दे रखा है, बट मुझे ना वो समझ नहीं आया। तो ये मूल्य ह्रास वगैरह समझा रखा होगा इसके अंदर कि भाई इसकी वैल्यू, इसमें हाँ, तो ये अभी हम पढ़ेंगे ना ये सारी चीज़ें। और वैसे कौन सी बुक है आपके पास? TR जैन में तो ये नट बोल्ट वाला कॉन्सेप्ट मुझे तो नहीं लग रहा कहीं लिखा हुआ है। सर TR जैन नहीं है। कहाँ पे लिखा हुआ है? चलो मुझे भेजना, बाकी नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे ना ये मूल्य ह्रास क्या होता है, ये सब क्या होता है, तब रिगार्डिंग देखते हैं, मेरे को भेज दो चलो।